सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो जाती है, और ये नीयत कहने को 3 हरूफ का एक लफ्ज़ है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में इसे बड़ी अहमियत हासिल है। ज़िंदगी जो कहते हैं कि अमल से बनती है, इसका निसार सारे का सारा नीयत पर होता है। और सबसे बढ़कर ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, और ये मुख्तसर मगर जामे तरीन फ़लसफ़ा ज़िंदगी है। अगर नीयत अच्छी ना हो तो अच्छा अमल भी गुनाहों में शुमार होता है। इसे आप यूँ समझ लें कि किसी की मदद करना, उसे मुश्किल से निकाल लेना, जहाँ अल्लाह के नज़दीक बड़े अजर बड़े सवाब का काम है, वहीं ऐसा करने वाला दुनिया वालों की नज़र में भी इज़्ज़त और एहतराम का हकदार ठहरता है। लेकिन यहाँ भी अगर नीयत ख़राब हुई तो ये नेकी गुनाह में बदल सकती है। अच्छा, अब नीयत है क्या? नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसे मुश्किल से निकाल रहे हैं, और नीयत ये है कि ऐसा करके आप दुनिया वालों की नज़र में अच्छे हो जाएंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, जिसकी आप मदद कर रहे हैं बदले में उससे आपको ये फ़ायदा हासिल हो जाएगा, तो फिर जान लें कि आपने अपनी नेकी बर्बाद कर दी, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं। और इस खसारे से बचने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम जो भी काम करें उसके लिए हमें अच्छी नीयत कर लेनी चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, और इससे मैं ये करना चाहता हूँ, नीयत। और नीयत साफ़ मंजिल आसान, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आगाज़ में, तो ये बात हकीकत में भी हमें हर जगह नज़र आएगी। आप सियासत को देख लें, हुकूमत को गिराने, वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा लेने, इस सब के लिए 11 जमातें इकट्ठी हुई। जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसा इत्तेफाक हो, सोचें ज़रा 11 जमातें, तो भला कैसे बच सकती है? सोचें ज़रा, अगर इतना इत्तेफाक हो नीयत के साथ, जज्बे के साथ, तो फिर हुकूमत तो बच ही नहीं ना सकती, कोई चांस ही नहीं। लेकिन यहाँ हुकूमत की बजाय अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए। क्यों? क्योंकि यही एक लफ्ज़ नीयत, और दूसरा लफ्ज़ ख़राब, नीयत ख़राब थी। अब मैं ये समझती हूँ कि अपोजिशन की सियासत को देखकर, और ख़ास तौर पर जो PDM और ये जब बने, ये 11 जमातें इकट्ठी हुई, हुकूमत को गिराना मकसद था। बेसिकली वो मकसद अचीव क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि नीयत ख़राब थी। और ऐसा क्यों हुआ? इनकी नीयत में खोट था। कहते कि बाज़ दफ़ा खोटा सिक्का भी चल जाता है, लेकिन PDM फिर भी नहीं चल सकी। यानी खोटा सिक्का चल सकता है, खोटी नीयत नहीं चल सकती। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि PDM अपने मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई है। अब यकीनी तौर पे हंसी आ रही है ना बात सुन के, आपको भी आ रही होगी। PDM का मेला उजड़ गया, और मोहतरमा फरमा रही है कि जी PDM अपने मकासद हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब होगी। भी कौन से मकसद? मकसद तो था हुकूमत गिराना, हुकूमत वही की वहीं खड़ी है। कौन से मकसद कामयाब हो गए आपके? अब मुझे बताएं कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, PDM इत्तेहाद की ये शानदार बर्बादी, क्या ये मकसद था PDM का जो पूरा हो गया? अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो फिर यही नज़र आता है, यही मकसद था जो कि वाकई शानदार कामयाबी से पूरा हुआ। इसके अलावा मुझे तो एक भी ऐसा मकसद इनका नज़र नहीं आया जो इस नाम नेहाद इत्तेहाद ने पूरा किया हो। आज मरीम नवाज़ बिलावल का नाम लेना पसंद नहीं करती हैं, ना उनको कोई बात सुनना पसंद करती हैं। अपोजिशन के जो आपसी इख्तलाफात हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि एक उम्मीद जो शहबाज शरीफ साहब की सूरत में नज़र आती थी कि वो अपोजिशन में फिर से शायद जान डाल देंगे, वो उम्मीद भी अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में जो अपोजिशन इत्तेहाद ने सवात में जलसा किया, इस जलसे में बिलावल फिर नज़र नहीं आए। बिलावल और मौलाना में इख्तलाफात के बादल भी गहरे हो चुके हैं, और अब ये जम कर बरस भी रहे हैं। अब इसी तरह बिलावल और शहबाज शरीफ साहब में भी दूरियां जन्म ले रही हैं। बजट के मौके पर शहबाज शरीफ साहब गैर हाजिर रहे, बिलावल को ये बात हजम नहीं हुई, और उन्होंने शहबाज शरीफ पर अंधा एतमाद करते हुए अपने अराकीन शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द कर दिए कि वो जिस तरह चाहें उन अराकीन की मदद से हुकूमत को बजट के हवाले से टफ टाइम दे सकेंगे। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल को मायूस किया, बाकायदा मायूस किया, तो उसका नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ हो गई। अब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, आगाज़ में कहा था कि जब इरादे नेक ना हो तो फिर मकसद में कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, कोई चक्कर ही नहीं है। नीयत
अगर आपकी सही नहीं है, नीयत में खोट है, इरादे आपके नेक नहीं है, तो कोई चक्कर नहीं कि आपको कामयाबी मिल जाए, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। अब ऑपोजिशन का जो इरादा था कि वो हुकूमत को टफ टाइम देगी, ना कुछ चने चबवा देगी, लेकिन कुछ हो नहीं सका क्योंकि नीयत में खोट था। शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बतौर अपोजिशन लीडर APC की तारीख जो है वो मुकर्रर की, लेकिन अब ख़बरें ये हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पर नून लीग की APC अपोजिशन के इख्तिलाफ़ात की नज़र हो गई है। इनके वापस के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो इनको जीने नहीं देते हैं, तो क्या बिगाड़ेंगे हुकूमत का ये? शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन जमातों के इख्तिलाफ़ात की बिना पर APC खामोशी से मनसूख करके कहने के अपनी इज्जत बचाई। अब ये भी इतलात आ रही है, ज़रा सुनते जाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बिलावल ने APC में शिरकत से ही माजरत कर ली कि हमारी तरफ से तो माजरत है, हम नहीं आ रहे। अब अंदरूनी कहानी जो सामने आई वो क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ना, शक्ल ना नजर आए, वो वाला मामला है। अब दूसरी तरफ बिलावल है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का बहाना किया और जान छुड़ा ली। अब मुस्लिम लीग नून ने पहले 1 जुलाई फिर 5 जुलाई को APC का ऐलान किया था, लेकिन वो कहते हैं तारीख पे तारीख पड़ती रही, लेकिन APC का इजलास नहीं हो सका, वो तारीख नहीं आ सकी। और फिर अगर कोई कहे कि PDM ने अपने मकासद हासिल कर लिए, तो फिर मैं क्या कहूँ? आई एम स्पीचलेस। अब ये सच है कि शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए मुफाहमत का जो दरवाज़ा है वो खोलना चाहते हैं, लेकिन सियासी जमातों के जो इख्तिलाफ़ात हैं ना, कह लें कि उसने ये जो मुफाहमत का ये बंद ताले हैं ना, उस पर ऐसा जंग लगा दी है कि चाबी लगाने के बावजूद, चाबी है लगाई भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मुफाहमत का जंग लगा हुआ ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा। कैसे खुले? खुल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब और भी खबरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि 2 बड़ी जमातों के जो रवैये हैं उससे शहबाज शरीफ साहब बहुत मायूस हो गए हैं, और मायूसी तो बिलावल को भी शहबाज शरीफ साहब से हुई है, ये भी हकीकत है। अब जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उस पर APC ईद के बाद होने का इम्कान है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अपोजिशन आपस के जो लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात हैं ना, उससे बाहर निकल आए, जो अगर देखा जाए तो अभी तो नज़र नहीं आ रहा, मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब इसीलिए शहबाज शरीफ साहब कह लें कि परवाज़ से पहले निढाल हो चुके हैं, और ये इख्तिलाफात का कमाल कह लें कि जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने दूसरों के पाँव पकड़ने थे, ये कहते थे पाँव पकड़ लूँगा, अब शहबाज शरीफ साहब ने सिचुएशन ये कि अपना सर पकड़ लिए। जिस बंदे ने दूसरों के पाँव पकड़ने थे उसने सिचुएशन को देख के अपना सर पकड़ा हुआ है। और ये जो हुकूमती रहनुमा है अपोजिशन को आपस में गुत्थम गुत्ता देख कर यही कहते हैं ना कि ये अपोजिशन तो बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोर होने के साथ साथ निकम्मी और नालायक भी है। अपोजिशन ने हुकूमत को गिराने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ाई थी, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन क्या हुआ? उन चढ़ी हुई आस्तीनों के साथ खुद ही गिर गए। अब और भी जो खबरें वो ये हैं कि जी बिलावल अमेरिका के दौरे पर जाने वाले, बड़ी अहम बात नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा। बिलावल जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, और हुकूमत में बिलावल के इस दौरे के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। हुकूमती हलकों में एक राय ये पाई जा रही है, जो डिस्कस हो रही है, कि शायद बिलावल कोई बड़ी डील करने अमेरिका जा रहे हैं। बड़ी डील का मतलब समझते हैं आप नाज़रीन, लेकिन मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून बिलावल के इस दौरे के हवाले से उन पर हमले करना शुरू कर दे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून करेगी भी क्या, यही करेगी कि हमले शुरू कर देगी। तो मुस्लिम लीग नून ने माजी में भी यही किया, बिलावल पर ताबड़तोड़ हमले किए। अच्छा, फिलहाल बिलावल जो है ना वो अपनी आज़ाद कश्मीर की जो मुहिम है उसमें मुस्लिम लीग नून और हुकूमत दोनों पर भरपूर अंदाज में तीरंदाजी कर रहे हैं। बिलावल का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। आपने सुना ये ऐसा बिलावल कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिलावल मुस्लिम लीग नून के वोट को, इज्जतों के नारे को अच्छे तरीके से जानते हैं और अच्छे तरीके से समझते भी हैं, और सबको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि नून लीग ने इसी नारे की मदद से पीपल्स पार्टी को भी बाकायदा दबाने की कोशिश की है। और मरियम नवाज़ ने 2018 की जो इंतखाबी मुहिम थी, आपको याद होगा, उसमें क्या कहती थी? इमरान जरदारी भाई भाई, ऐसे कहती थी। इमरान जरदारी को भाई भाई बना दिया था मोहतरमा ने। और अब नून लीग की आला क़यादत पीपल्स पार्टी पर डील का इल्ज़ाम लगा रही है, और नून लीग को इस बात का मसला बेसिकली नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो रही है, किसी की किसी से डील हो रही है। इनको क्या टेंशन? इनको बेसिक जो टेंशन है ना वो क्या है? वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई डील करने को तैयार नहीं। बिलावल को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि डील करने की रिवायत किस जमात की रही है।
इसलिए बिलावल मुस्लिम लीग नून पर उसके वोट को इज्जत दो के नारे पर बाकायदा तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, डील पे मुझे याद आया, अब एक बार फिर मरियम नवाज साहिबा से डील के सवालात पूछे जा रहे हैं और चॉइस से मुताल्लिक उनसे पूछा गया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की पसंद और नापसंद पर शाहिद खान अब्बासी साहब और मरियम नवाज साहिबा की राय में इतना तजाद, यानी एक ये बात कह रहा है और दूसरा बिल्कुल ये बात कह रहा है। ज़रा सुनिएगा जी, सुना आपने। मरियम नवाज कहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मायने नहीं रखती है, ये अवाम है जो अपनी मर्ज़ी से हुक्मरान मुंतखब करेंगे। अब शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कहते हैं ज़रा वो भी सुन लें। वो तो हमेशा से कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो हुकूमत बनाई नहीं जा सकती। आप सोचें कि बंदा किस पे यकीन करे, इसकी बात पे यकीन करे, उसकी बात पे यकीन करे, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं ना, इतना तजाद। और शाहिद खान जो है एस्टैब्लिशमेंट की अहमियत बताते हुए यहाँ तक कहते हैं कि जी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ तक कि नून लीग भी एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है। अब अगर देखा जाए तो मरियम का जो मौक़िफ़ है वो शाहिद खान अब्बासी के मौक़िफ़ के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को ये लगता है कि अवाम ही अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते तो फिर नून लीग को वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, फिर इदारों पर हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब नून लीग की जो आला क़यादत है उसने इदारों को टारगेट करते हुए बड़ी बार का, एक दफ़ा तो नहीं कहा, बड़ी बार का कि जी जो सेलेक्टर्स हैं इमरान खान और नून लीग के रास्ते से हट जाएं तो बेहतर हो जाएगा, वरना ये वो पता नहीं क्या क्या कहते रहे लोग। अब नून लीग के कायद ने तो आपको याद है कि आर्मी चीफ समेत कई अहम शख्सियात पर बगैर सबूतों के संगीन इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि बड़ा आसान होता है सबूत दिए बगैर इल्ज़ाम लगा देना, जो मुँह में आए बोले जाएँ, कौन सा सबूत देने हैं, फिर बाहर बैठ जाएँ। अच्छा, जिस पर आपको याद होगा कि बिलावल तक ने कह दिया था ये कि मियाँ साहब ने इल्ज़ाम लगाए हैं तो यकीनी तौर पे सबूत भी उनके पास होंगे और वो पेश कर दें सबूत। लेकिन वो दिन और आज का दिन नून लीग की आला क़यादत इदारों के खिलाफ कोई एक सबूत पेश नहीं कर सकी, करती भी कैसे, सबूत तो थे ही नहीं, बाहर बैठ के बोलना ही नहीं, जितना मर्जी बोलते जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट की अहमियत नहीं है, एक सवाल है, तो फिर मरियम नवाज ये क्यों कहती हैं, ये क्यों कहती रही कि आर्मी चीफ से बात हो सकती है, यानी मरी जा रही थी खातून आर्मी चीफ से बात करने के, आर्मी चीफ से बात हो सकती है, लेकिन जो भी बात होगी वो आवाम के सामने। अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर अहम थी तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो जो खुफिया किस्म की मुलाकातें करते रहे, क्यों करते रहे। और दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के पाँव पकड़ने वाले बयान को आड़े हाथों लिया और कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को सरेआम ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरा अब्बासी साहब से एक सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब ने पाँव पकड़ने वाला बयान सबके सामने दे दिया तो उसमें गलत क्या हो गया। शहबाज शरीफ साहब तो अपने बड़े भाई के पाँव पकड़ना चाहते हैं ना, और उन्हें मुफाहमत की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि कोई डील का रास्ता निकल सके। और वैसे भी डील की बात तो मरियम साहब आवाम के सामने करना चाहती हैं, तो जो भी बात हो वो सबके सामने ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वरना जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं उनकी खुफिया मुलाकातों का जो अहवाल है वो तो खुलकर आवाम के सामने रखना चाहिए था ना। अच्छा, वो कहते हैं ना नाज़रीन कि जब इंसान के मतलब की बात होती है ना इंसान बड़ा खुश होता है, ठीक वैसे ही जब लीगी की आदत से डील के मुतालिक सवाल होता है ना तो अंदर से बड़े खुश होते हैं, लेकिन बाहर से बड़ा गुस्से का तासुर देते नज़र आते हैं। आज एक सहाफ़ी ने ये जो नायब सदर साहिब हैं इनसे सवाल पूछा है कि कोई डील हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये नामुनासिब सवाल है, क्यों डील होगी और किसके साथ डील होगी। अच्छा, मरियम साहिबा ने कह लें कि वो एक मासूमियत कार्ड खेला, जैसे मरियम तो इतनी मासूम है, पता ही नहीं कि डील क्या होती है और जो होती है वो किससे होती है। और मरियम साहिबा ने यहाँ तक फरमा दिया कि इतनी सारी कुर्बानियाँ देने और जिद्दोजहद के बाद क्या हम पागल हैं कि उन्हीं लोगों से डील कर लें जिनके खिलाफ जिद्दोजहद। मरियम से एक सवाल है, बड़े अदब से मरियम साहिबा मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, नाज़रीन आप भी ज़रा गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा हम क्या पागल हैं कि डील कर लें। मेरा बड़ा अदब से आपसे सवाल है मरियम साहिबा कि जब मुशर्रफ दौर में नून लीग के जो कायद हैं वो डील करके बाहर चले गए थे, आपके अब्बा हुजूर साहब, तो इस पर फिर आप अपने वालिद के लिए क्या कहेंगे। ज़रा अगला क्लिप चलाइएगा। अब देखिए कितनी अच्छी उन्होंने बात की कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए पाँव भी पकड़ने पड़े, ये बात वो कर रहे हैं। अब आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमतों की बाकायदा कोशिशों में हैं, मतलब पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुद को ड्राई क्लीन कराने के चक्रों में दिखाई देते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट से शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बेहतर हैं, इसलिए वो अपने बड़े भाई को मनाने के चक्रों में हैं। अब अगर देखा जाए कि मुस्लिम लीग नून की डील करने की रिवायत रही है, जब नवाज शरीफ साहब ने 2/3 अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके दूसरी दफ़ा
वजारत उज़्मा संभाली थी तो लगता यह था कि उनके सियासी मुखालिफिन अब उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, लेकिन कह लें कि अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को खुद इक़्तिदार में पहुँचा दिया। और मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी बदनवानी के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए। अब इतने मुकदमात होने के बावजूद नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ से डील करके बाहर चले गए और बाहर जाने में भागने में तो माहिर हैं वो। अब डील करना किसका वतीरा था? अब भी नून लीग पर डील के इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो इसके पीछे एक तारीख है ना, किसी भी बात का एक बैग है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है, तल्ख हकीकतें कह लें, जिन्हें लाख चाहते हुए भी छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता, तारीख की किताबों से सफ़ों से मिटाया नहीं जा सकता। अगला क्लिप चलाइएगा। सिर्फ साहब के लिए जावेद हाशमी साहब ने मारें खाई, जेलें काटी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? इसी एहसान फरामोशी और डील करके बाहर भाग जाने से जावेद हाशमी साहब लीगी कायद से बाकायदा दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने नून लीग से बगावत करके तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि नून लीग के कायद सिर्फ अपने मुफाद को मद्देनज़र रखते हैं। अब इसीलिए पीपल्स पार्टी भी जानती है कि नून लीग के कायद की फितरत में वफा नहीं है, जफा है। और पीपल्स पार्टी को ये बात कैसे पता है? इसलिए कि सियासत में जितना इनका पाला इस जमात से पड़ा है, किसी और जमात से नहीं पड़ा होगा। इसीलिए जो सियासी तजियाकार है उनकी राय है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के कायद की रग रग से वाकिफ़ है और उसने एक बार पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नून लीग के साथ मिलकर फिर जमहूरी जद्दोजहद की कोशिश की, लेकिन जल्द से पता चल गया कि नून लीग और उसके कायद की सोच में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई है। इसलिए पीपल्स पार्टी इससे दूर दूर जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक तरफ डील के लिए हाथ पाँव मार, दूसरी तरफ तनकीद के तीर चला रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को ये बात याद रखनी चाहिए कि डील की आड़ में इदारों के साथ खेल अब मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी दर्जा हरारत एक दफ़ा फिर बढ़ गया। आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने हुकूमत से डील की खबरों पर बरहमी का इजहार किया और क्या कहना था उनका कि जी इतनी सारी कुर्बानियाँ देने और जिद्दोजहद के बाद क्या हम पागल हैं कि इन्हीं लोगों से डील कर लेंगे जिनके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। सवात में पीडीएम के जलसे में शिरकत ना करने के हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं है और पीडीएम के जलसे में मेरी जानिब से नुमाइंदगी शहबाज शरीफ साहब ने की। शहबाज शरीफ साहब मेरे और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जहाँ शहबाज शरीफ हों वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से अपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अपोजिशन वज़ीर आज़म के साथ बैठने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी को इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का रवैया गैर संजीदा लगता है, इसलिए उन्होंने तो वज़ीर आज़म साहब की पेशकश को मुस्तरद ही कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि वज़ीर आज़म की पेशकश के हवाले से अपोजिशन जमातें मिलकर मुत्तफ़िका फ़ैसला करेंगी। अच्छा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमती इलेक्शन बिल पर जो APC बुलाने का ऐलान किया था वो भी अब तक आप कह लें कि दो दफ़ा मनसूख हो चुका है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन एक पेज पर आ गई है? क्या इस बार अपोजिशन जमातें इत्तेहाद कायम करके हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, पीडीएम की जानिब से इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च ना होने और बजट आराम से पास होने पर नून लीग पर डील के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो आप लोग सबसे ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो क्या नून लीग वाकई कोई डील वगैरह चाहती है या ये अगर इल्ज़ामात हैं तो आप फिर तरदीद करते हैं? तो फिर क्या बात है? कहते हैं ना कि धुआं वहीं पर होता है जहाँ आग होती है, आग के बगैर तो धुआं नहीं होता। यहाँ पे तो अजीब मंतक है ना, जहाँ पे आग नहीं होती वहाँ पे भी धुआं निकल रहा है। कैसे? तो इस खूबसूरती के साथ झूठ बोला जाता है कि कभी कभी तो मैं मजाक करता हूँ कि हमें अपने सच पे झूठ का गवान होना शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, मतलब आप अदाद शुमार के बारे में देख लीजिए, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में देख लीजिए, हुकूमत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जो कारकर्दगी है उस पर देख लीजिए, वज़ीर आज़म की कारकर्दगी देख लीजिए, वज़रा की कारकर्दगी देख लीजिए, और करप्शन की जो दास्तानें हैं उस पर देख लीजिए। मतलब अजीब सा माहौल बना हुआ है। अब आपने ये जो बात की ना, मैं सुन रहा था आपकी बातें जी। अब इस तवातर के साथ जी होता तो यह ना कि आपने मुझसे रब्ता किया, आपके प्रोड्यूसर ने रब्ता किया कि आप इतने बजे प्रोग्राम में आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा। ठीक है। एक आपके पास लॉजिक आ गया, एक आपके पास फिटनेस आ गया, एक आपके पास वजह आ गई।
अब आप खड़े होके हर दूसरे दिन बल्कि हर रोज तवात्तर के साथ कई दफा लोगों को चोर पता नहीं क्या क्या इल्काबात से आप नवाजते हैं, फिर एक लफ्ज किसी ने इनको सिखा दिया एनआरओ। शायद इस एनआरओ का इनको मतलब नहीं आता, तो बस वो इतना ही समझते हैं कि एनआरओ कह दो बस ठीक है। भाई किसने मांगा आपसे? बेशतर दफा लोग आपसे ये दरियाफ्त कर चुके हैं, कह चुके हैं कि आपसे किसने एनआरओ मांगा है, जिससे मांगा आप बता दीजिए। आप तो खुद एनआरओ की पैदावार हैं, आप तो खुद एनआरओ लोगों को, उन लोगों को जो मुलव्वस थे, आपने देखा ना पिछले दिनों में कैसे कैसे डाके पड़े हैं, अद्वियात में कैसा डाका पड़ा है और बाकी चीजें जो हैं उसमें कैसे कैसे डाके पड़े हैं। आपके सर पे जू नहीं देंगी। आपको इतनी तरद्दुद नहीं आपने किया कि आप पता कर लीजिए। आपने कहा कमीशन बनेंगे, कमीशन बन गए, उनकी रिपोर्ट्स आ गई और लोगों को आज तक कटहरे में आपने नहीं खड़ा किया। तो आप लोगों को जो आप पूछना चाह रहे थे, मैंने आपको उसका जवाब दिया। ठीक है, अच्छा। इस किस्म की बातें कर करके ना अब मीडिया के जो पर्सनल्स हैं, आप जैसे लोग जो जिनको पता है हकायक क्या, वो भी कभी कभी इस दाम में आ जाते हैं कि वाकई यार ये जो बात कर रहे हैं ठीक ही ना हो, दुरुस्त ही ना हो। अच्छा शेख साहब, एक सवाल, मुझे एक चीज कंफ्यूज करी जरा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी। अब जरा मुझे जरा बताइएगा, सॉरी अगर आप कुछ और भी कहना चाहें प्लीज ऐड कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि ऐसी बातें कर दी जाती हैं और एनआरओ का लफ्ज़ इन्होंने कहीं से सीख लिया, ये एनआरओ का लफ्ज़ इन्होंने कहाँ से सीख लिया, जरा ये भी क्लियर कर दीजिएगा। और ऐसी बातें कौन उड़ा देता है आए दिन? अगर आप कहते हैं कि ऐसी कोई बात है ही नहीं और कह दिया जाता है कि डील होगी, ये हुकूमत की जानिब से आपका क्या ख्याल है साजिश की जाती है, लोगों की जहन साजी के लिए ऐसी बातें कर दी जाती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? और क्या कभी भी एनआरओ नहीं मांगा जाता और खान साहब ऐसे कह देते हैं कि एनआरओ मुझसे मांगा जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की बात ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आप क्या समझती हैं? जी 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 जी, आप क्या समझती हैं कि जो शख्स ये बात तवातर के साथ कह रहा है, आप ये समझती हैं कि वो आदतन खसलतन इस किस्म का इंसान है जो बात को अपने पेट में रखेगा, जो अपने अदारों की इज्जत करना नहीं जानता, जो अपने लोगों की इज्जत करना नहीं जानता? वो कभी हो सकता है कि मैं अगर उससे जाके कोई फेवर मांगूं और वो मेरा नाम न ले? यह हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन चूंकि वो समझता है कि उसके झूठ को लोग शायद अब तसव्वुर करते हैं कि वो सच बोल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो ज़माना चला गया। अब आप देखिए मीडिया पे भी अब एक बिल्कुल बदलाव आया हुआ है। अब मीडिया वो बात बताता है जो हकायक पे मबनी होती है। तो इसलिए मैंने कहा आज मिसाल के तौर आज जो मरियम नवाज ने जो बयान दिया, उसको मेरे ख्याल में उसके बाद तो कोई हाम रह ही नहीं जाना था। और वो देखिए अल्फाज जो थे वो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि उनसे हम डील करेंगे जिनके खिलाफ हमने अपनी जदोजहद शुरू की हुई है। वो जदोजहद अपने लिए नहीं की हुई, जदोजहद आप जरा गौर कीजिए इस मुल्क की मुआशी हालत क्या है, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इस मुल्क की क्या हालत है। ये जो जदोजहद है ये इस मुल्क के अवाम को इस जो तकलीफ है उससे बाहर निकालने की है। इस मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, आप देखिए आपका कोई न आपके दाएं तरफ न आपके बाएं तरफ न दूर न नज़दीक कोई शख्स आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। मैं शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्कों की बात कर रहा हूं। अच्छा शेख साहब एक और कंफ्यूजन है। अच्छा एक कंफ्यूजन ये है कि अच्छा मरियम नवाज, अच्छा ये जरा बता दें, ठीक है आप कह रहे हैं कि उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बता दें कि ये जो मुस्लिम लीग नून है ये आपस में कहाँ खड़ी हुई है? जैसे कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब है वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, फिर साथ ही वो कहती हैं कि जी मुस्लिम लीग नून है, ये मैं हूँ, ये मुस्लिम लीग नून है। यानी ये अंदर से जो खबरें आती हैं, ये जो अंदर से खबरें आती हैं कि बटे हुए हैं, जी 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 आप समझने की कोशिश जी जी, ये मरियम ग्रुप, ये क्या सराइयां जो हैं ये मतलब ये भी वही के बगैर आग के धुएं हैं। दो राय नहीं जी जी, इसमें कोई दोष जी 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 जी। देखिए मैं अभी आपको गुजारिश कर दूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक उनका आपस में रिश्ता है, चचा और भतीजी का रिश्ता अपनी जगह पे, लेकिन सियासत ये रिश्ते नहीं देखती। अगर फर्ज कीजिए कि आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहसीयत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी जलसे में जाते हैं और मरियम नवाज शरीफ भी उस जलसे में शामिल होती हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप उसको कैसा देखती हैं? मरियम नवाज को उस जलसे में आप किस हसीयत से देखती हैं?
नायब सदर की हैसियत से या भतीजी की हैसियत से या मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी की हैसियत से, अब वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनके उस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना। अब इसीलिए उन्होंने फरमाया ना कि जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर वो जलसा में मौजूद हैं तो फिर उनका जाने का कोई तुक नहीं बनता। फिर उसके बाद उन्होंने एक बात और आपको कही है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनकी एक और जिम्मेदारी लगाई है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को टेकअप करेंगी या इलेक्शंस में जाएंगी। तो ये बात अब इबहाम नहीं रहना चाहिए कि उनके दिल में या उनकी सोच या उनकी शेख साहब फिक्र क्या। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। आई होप कि नाजरीन भी समझ रहे होंगे। लेकिन फिर मरियम साहिबा का ये कह देना कि मुस्लिम लीग नून आपके सामने खड़ी है, यानी मुस्लिम लीग नून वो खुद हैं, मरियम खुद हैं, इसका क्या मतलब है? यानी हम लोग तो ये भी क्या सह रहे हैं, ये भी है ना कि वो शायद ये पैगाम दे रही हैं अपने चर्चा को कि मैं हूँ मुस्लिम लीग नून। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप देखें ना, आप इस बातों से आप जो मर्जी मतलब आहज कर लें, अब उसको आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना। अगर आप मुस्बत उसमें से राय निकालना चाहेंगी तो आप मुस्बत भी निकाल सकती हैं। आपने अभी बड़ी प्यारी बात की, बड़े प्यारे अंदाज में, आपके अंदाज की तारीफ करना चाहूंगी यहाँ पे ऑन एयर कि आपने बड़े प्यारे अंदाज में जिसने अभी समझाया कि अब मरियम नवाज हैं, उनको आप नायब सदर के तौर पे देखेंगे, नवाज शरीफ साहब की बेटी के तौर पे, शहबाज शरीफ साहब की भतीजी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। इसी तरह जब ये मरियम नवाज हो गई, शहबाज शरीफ साहब हो गए, जितने भी चेहरे सामने होते हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ा ओहदा है उनके पास, बिलावल की हम बात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जितनी भी शख्सियात हैं सियासत की, जब ये बात करते हैं ना तो फिर इनकी बात से खबर निकलती है। इनकी बात आम बात नहीं होती है। वो जो भी बात करेंगे उस बात से तासुर भी कायम होगा, उस बात से क्या सराइयाँ भी जन्म लेंगी, लोग अपने तज्जिए भी देंगे और बात से खबर निकलेगी, बात से पता चलेगा कि अंदर चल क्या रहा है। इस बात से तो बगरी करेंगे। मतलब आप क्या इस सवाल को, मैं बेसिकली कहना ये चाह रही हूँ कि जितने भी लोग, ये जो बड़े चेहरे होते हैं सियासत के, मैं चले समझाती हूँ आपको शेख साहब, ये जितने भी सियासत के बड़े चेहरे होते हैं जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं किसी भी जमात की, जिनके पास जमात के हवाले से कोई भी बड़ा ओहदा होता है, जब वो बात करते हैं तो फिर उनकी बात कोई XYZ की बात नहीं होती है कि किसी ने कोई बात कह दी जी बस ये बात हो गई। उनकी बात बाकायदा एक बात होती है, उसमें से खबर भी जन्म लेगी, उसमें से खबर भी निकलेगी, सवाल भी पैदा होंगे, क्या सराइयाँ भी जन्म लेंगी, क्योंकि वो शख्सियात इतनी अहम होती हैं कि उनकी बातें आम बातें नहीं होती हैं। कभी 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 ऐसा देखिए, जी मैं आपको गुजारिश करूँ, जी अब आप समझ गए। इंसान है ना, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, बाकी सारे इंसान हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हुए या बिलावल भुट्टो साहब हुए या मरियम नवाज शरीफ साहब हुई या मियाँ नवाज शरीफ, इंसान है ना। किसी वक्त कोई ऐसी बात निकल जाती है, जज्बात में निकल जाती है, गुस्से में निकल जाती है या रवानी में निकल जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें सिर्फ उसी बात को जो रवानी में या गुस्से में या जज्बात में निकली उसको पकड़ लेना नहीं चाहिए। हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए कि इस बात का जवाब क्या देना चाहिए या इस बात की क्लैरिफिकेशन कब आती है। अब मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा था ना, मेरे ख्याल में शायद मेरी कोशिश ही रही है, इसी वजह से मैंने इस बहस व मुबासे वाली टॉक शोज़ में जाना छोड़ दिया, इसलिए कि आपके पास है ही कुछ नहीं, आप क्या करेंगे। अब देखें ना, अब बहुत सारी बातें होती हैं जो आपने इरशाद फरमाया। इमरान साहब ने कल एक तकरीब में यह इरशाद फरमाया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बलूचिस्तान के नाराज़ लोगों से रब्ता करूँ। इसमें सोचने वाली कौन सी बात? आप सरबराह करके देख लीजिए रब्ता, आप रब्ता कर लीजिए, लेकिन रब्ते से पहले आप होमवर्क कर लीजिए कि उन लोगों को तकलीफ़ें क्या है, उन लोगों का असल इशू क्या है। आप जब उन चीज़ों को देख लेंगे तो उसके बाद आप अगर पब्लिकली ये बात करें तो मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। ये इस चीज़ों पे मैं कहता हूँ अभी सीखने में बड़ा वक्त लगेगा। आप मौलाना फजल रहमान साहब की बात करती हैं, वो बड़े ठीक है, आपने भी होमवर्क की बात की, आपने होमवर्क की बात की तो डेफिनेटली पीडीएम ने भी बड़ा होमवर्क किया होगा और बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन पीडीएम के जो मकासद थे, जो कि मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि हमने मकासद हासिल कर लिए, तो ज़रा हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा जो मकासद हासिल किए, एक मिला क्या, वो ज़रा हमें भी बता दें। मुझे तो मौलाना फजल रहमान साहब याद आ गए, वो कहते थे हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं, फिर वो जो हाथ भरे हुए थे दिखा भी नहीं सके। जी पीडीएम में मुख्तलिफ जमातें थी। जी मेरी गुजारिश जी शेख साहब, पीडीएम में मुख्तलिफ सियासी जमातें थी और हर सियासी जमात का अपना मौक़िफ़ था जी, हर सियासी जमात का अपनी एक राय थी, हर सियासी जमात की अपना एक पॉलिसी थी। अब उस सारी सियासी जमातों को साथ लेके चलना, उनकी सियासी सोच को साथ रखना, उनके अपने ज़ाती मफादात को देखना
अब देखें ना, जैसे पीपल्स पार्टी का एक मफाद है कि वो उनके पास सिंध की हुकूमत है। अब वो सिंध की हुकूमत अगर वो रिज़ाइन करते हैं, सिंध की हुकूमत भी उनके हाथ से चली जाती है, तो मुखालफिन को मौका मिल जाता है, और मौका मिलने के बाद वो उस पर पंजा खाड़ लेते हैं। अक्सर आप बात के सुनते होंगे जी, सिंध में गवर्नर राज लगा दें, सिंध में क्या कर लिया जाए, सिंध में किस तरह सिंध को काबू किया जाए, कभी उनको NFC वार्ड में उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, मतलब मुख्तलिफ तरीके से उन पर प्रेशर डाला जाता है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी आप देखें, बलूचिस्तान में महमूद अचकज़ई साहब बैठे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, हर किसी की अपना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब इसमें अगर कोई कहीं इख्तलाफ आ जाता है या कहीं किसी जगह पे एक दूसरे के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये अक्सर आपके जो इकट्ठ होते हैं उसमें ये हो जाता है। अब उसमें गेन क्या किया? उसमें गेन ये किया है कि पाकिस्तान के अवाम को असल चेहरा दिखाने में PDM कामयाब हो गई हुकूमत का, कि हुकूमत के मकासद क्या हैं, क्या हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे कर पाए, या हुकूमत ने जो, या सरबराह हुकूमत ने जो लोगों को सबकबाग दिखाए थे, उनमें से कोई ऐसा काम जो हुकूमत कर पाई हो जो इस अरे शेख साहब चले वो तो शेख साहब चले वो तो चले आपकी बात शायद आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त हो कि जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए होंगे, या उनमें से किए गए होंगे तो उतने नहीं पूरे किए गए होंगे जितने के बातें की गई थी। लेकिन PDM का मकसद तो एक ही था ना, हुकूमत गिराना, और डेट्स दी जाती थी बाकायदा कि अब गई हुकूमत, अब गई आर या पार, इस तरह के नारे लगाए जाते थे बड़े दबंग अंदाज में। लेकिन फिर वो मकसद तो कैसे पूरा ही नहीं हो, कि हुकूमत तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अब मरियम साहिबा कहती है कि अल्लाह जानता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत कब जाएगी। पहले तो मरियम साहिबा खुद भी जानती थी कि अब गई, कल गई, परसों गई। उस पे भी आपको अपनी राय, जी मैं उस पर भी अपनी राय आपको जी शेख जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ कि PDM ने बहुत जोर शोर से ये काम शुरू किया था कि हुकूमत को गिराना है। अब दो रास्ते हैं ना आपके पास, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो हुकूमत को हम जोर से गिरा सकते हैं, ठीक, लेकिन उससे नुकसान का अंदेशा था आपके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां देने के बाद इसका रिवाइवल किया था। अब उसमें भी एक बड़ा सोच समझ के बड़े एहतियात से आपने चलना था कि कहीं आप इस प्रोसेस को नुकसान न पहुंचा बैठें, कहीं ये प्रोसेस को गोल न कर दिया जाए या डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ख़त्म ना हो जाए। और उसके बावजूद अक्सर आप सुनते रहे होंगे, अक्सर बेशतर आपके कान में ये बाज़गश्त आती होगी, कभी प्रेसिडेंट लॉ ऑफ गवर्नमेंट की, कभी गवर्नमेंट को गिराने की बात आती होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो इंतहाई अहम नुक्ता था जो PDM के सामने था। तशद्दुद करते, आप गिराओ जिलाओ की सियासत करते, आप जाके धरनों की सियासत करते, आप इस मुल्क को बंद करने की सियासत करते, लेकिन उस पर आप ज़रा गौर कीजिए कि एक तो पहले ही इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी जरन थी, और अगर आप वही काम जो काम किया गया माजी में, अगर आप वही काम करते तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी और ज़्यादा अजीरन कर देते। आप किसी एक शहर को बंद कर देते, किसी दूसरे शहर को बंद कर देते, तो मेरे ख्याल में वो जो आपका एक्ट था वो बजाय इसके कि आपके मुस्बत खाते में लिखा जाता, वो आपके मनफी खाते में आ जाता। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को देखना था, और देखने के बाद आपने उस पर अमल करना था। तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद आप इतनी जल्दी इसको मत लीजिए, नताइज को इतनी जल्दी मत आहज कर लीजिए। एक और मैं आपको नुक्ता एक और समझा दूं। अब अगर इसी अरसा में आप हुकूमत गिरा देते हैं, अगर लीगल प्रोसेस के बगैर या दौर और ताकत से, तो एक मौका फिर उनको मिल जाता है कि वो कहते हैं ये तो हमने तो इस साल में, या इस महीने के बाद, या 2 महीने के बाद, 3 महीने में हमने तो सब कुछ अचीव कर लेना था। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि इन लोगों को इनका वक्त पूरा दिया जाए ताकि ये अपनी सियासी मौत खुद मर जाए, ताकि आइंदा के लिए इनके पास किसी किस्म का कोई जवाब न रह जाए, ये आवाम में जाके कोई और वबेला मचा सके। यानी अब वक्त दिया जा रहा है उन्हें, यानी अब आपकी बात से मैं ये नतीजा कर सकती हूं, कंक्लूड कर सकती हूं शेख साहब की इजाजत से कि अब ये हुकूमत पूरा करेगी अपना टेन्योर। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये एक नुक्ता था जिस नुक्ते को भी साथ देकर चलना था। मैं वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। फर्ज कीजिए आप जैसे सुन रही बाज़गश के इमरान साहब जो है वो असेंबली तोड़ देंगे। अगर आप असेंबली तोड़ देते आज खुद
वापस आप इलेक्शन में जाते हैं तो क्या मुंह लेके जाएंगे? ये चीनी की कीमत, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, क्या ये लोड शेडिंग, कौन सी बात आप जाके आवाम से ये कहेंगे कि जी मैंने आपके लिए ये सहूलत कर दी? तो मेरे ख्याल में शायद वो आपका सियासी कैरियर का एंड होगा बस। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में शायद आपके पास फिर उसके बाद दूसरा चांस कोई नहीं रहेगा। लेकिन आप उसी को देख लीजिए ना, आप इस पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में 8 इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, और उन बाई इलेक्शंस में 8 बाई इलेक्शंस में एक इलेक्शन पीटीआई ने जीता, वो भी कंट्रोवर्शियल है, वो भी उसमें शफाफियत नहीं है, उसमें भी उंगलियां उठी हैं। ठीक है जी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। बल्कि उनके एक बड़े स्ट्रॉन्ग अलाई ने ये बात की कि इससे ही आप अंदाजा लगा दीजिए कि आने वाले कल जब जनरल इलेक्शंस होंगे उसके ठीक है शेख साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करें, लेकिन वक्त की कमी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, ब्रेक पे जाने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने फुटेजेस देखी, ये मनाजिर सिंध में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ के हैं। ये मुस्तकबिल के वो मेमार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। यही वो लोग हैं जिनको अल्लामा इकबाल ने शाहीन से तशबीह दी थी, लेकिन देखा आपने इन्हें क्या हो गया है? क्यों शाहीनों ने अपनी परवाज़ छोड़ दी है? क्यों खुद को ज़मीबोस करने पर तुले हुए हैं ये? क्यों नकल का बाजार गर्म है? कहाँ है वो हुक्मरान जो बेहतरीन तालीमी निज़ाम के दावे करते हैं? हम सबको एक फ़र्द की हैसियत से जिसमें मुकाम पर हम मौजूद हैं, खुद से सवाल करना होगा कि इस निज़ाम से अपने मुस्तकबिल और अपने बच्चों, अपने मुल्क, अपनी रियासत को बचाना है तो हम किस तरह से इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, किस तरह अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ये सवाल मैंने आज खुद से किया और एक सहाफ़ी होने के नाते इस स्टोरी को आपके सामने पेश कर रही हूँ। मैं इस निज़ाम का कसूरवार किसी एक हुकूमत को, एक वज़ीर को नहीं ठहराऊंगी, बल्कि हम में से हर एक जो इस तालीमी निज़ाम को देखकर खामोश है, जो खामोश है, हम सब इस निज़ाम के मौजूद होने का सबब है। हम सब जिम्मेदार हैं क्योंकि हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो हुए ना हम सब जिम्मेदार। तालीम एक ऐसा चिराग है जो अगर हमारी ज़िंदगी में वाकई सही मायने में जल जाए तो हमारी ज़िंदगी रोशन कर देती। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि कोई भी मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे सामने जापान, चीन, नॉर्वे, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे ममालिक की मिसालें मौजूद जो अपने मुल्क के नौजवानों को तालीम देकर तरक्की की राह पर गामजन हो गए। और इन ममालिक के अलावा भी कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क आप अगर उठा के देख लें, सभी ने तालीम को तरजीह दी ना, फिर तरक्की की। और बदकिस्मती से कह लें, बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम पर हमारे सियासतदानों का सबसे कम से कम ध्यान रहा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सियासतदानों ने तालीमी निज़ाम को तरजीह ही नहीं दी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हर किसी ने तालीमी निज़ाम को भी अपने ज़ाती मुफाद और नज़रिए के तहत तोड़ मड़ोड़ कर चलाया। ज़ियाउल हक साहब के दौर की तब्दीलियाँ, मुशर्रफ दौर की लिबरल तब्दीलियाँ, सियासतदानों की ज़ाती सोच ने हमारी तालीम पर एक गहरा असर डाला जो अब तक इस तालीमी निज़ाम में कहीं ना कहीं मौजूद है और अपना असर भी दिखा रहा है। 1971 से लेकर 2017 तक पाकिस्तानी सालाना GDP का जो एवरेज है वो सिर्फ 2.5% तक तालीम पर खर्च की है। बिल्कुल सही सुना आपने, 2.5%। अब इसीलिए आज इतने साल के बाद भी हम रोटी, कपड़ा, मकान का नारा सुन रहे हैं, जबकि दुनिया जो है वो दीगर सियारों पर घर बनाने की तैयारियां कर रही हैं और हमारे लोगों को सर छुपाने के लिए और खाने पीने के लिए चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। कितने पीछे रह गए हम। हमारी इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम खुद इजादात नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक की इजादात को ख़रीद कर, पैसे देकर ख़रीद कर पाकिस्तान ले आते हैं। और अगर ये तमाम चीज़ें हमारे ममालिक में बनती हों, हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद हो, तो क्यों हम इन तमाम चीज़ों को इम्पोर्ट करेंगे या इतने पीछे क्यों होंगे बाकियों से? अब ये सिर्फ एक पहलू है नाज़रीन, ऐसे कई मसाइल जो हम तालीम के ना होने या गैर मयारी होने की वजह से फेस करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन से पहले तालीमी निज़ाम की तब्दीली के लिए यकसा तब्दीली निज़ाम का नारा लगाया था, लेकिन अब तक अफसोस के साथ कहूँगी इस पर कोई काम नहीं हो सका, कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका। और पाकिस्तान में एक ही वक्त में मुताद्दिद तालीमी निज़ाम पाए जाते हैं। एक मदरसा स्कूल्स, फिर आ जाते हैं जो सरकारी नीम जो सरकारी स्कूल्स हैं वो आ जाते हैं, और उसके बाद फिर सरकारी और नीम सरकारी स्कूल्स के बाद आ जाते हैं एलीट क्लास के प्राइवेट स्कूल्स।
जो मदरसा या सरकारी स्कूल का बच्चा है वो आज के दौर की जदीद तालीम से तो आपको पता है बिल्कुल ही महरूम रहता है। फिर सरकारी स्कूल और नीम सरकारी स्कूल, यहाँ के बच्चों के लिए जो तालीम का निज़ाम है कुछ बेहतर होता है, लेकिन ये बच्चे भी जो मौजूदा दौर की जदीद तालीम है उससे महरूम ही रहते हैं। फिर आते हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम। अब इस सिस्टम में आपके पास जितने पैसे होंगे उतनी अच्छी तालीम होगी, जितना महंगा स्कूल उतनी अच्छी तालीम और उतने आगे बढ़ने के मौके होंगे। पहली बात मैं ज़रा यहाँ क्लियर कर दूँ कि तालीम सिर्फ रोज़गार कमाने के लिए नहीं होती, लेकिन बहरहाल रोज़गार के मौके भी पैदा करती है। अब जो बच्चा जिस तरह के स्कूल से तालीम हासिल करता है उससे उस तरह की नौकरी, काम या जो रोज़गार के मौके हैं वो हासिल हो जाते हैं। तालीम का निज़ाम यकसा ना होने की वजह से पाकिस्तान में हम ये कह सकते हैं कि अमीर मज़ीद अमीर हो जाता है और गरीब मज़ीद गरीब तर, क्योंकि गरीब को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे ना, मौके हासिल ही नहीं हो पाते गैर मयारी तालीम की वजह से। अब मेरी हुकाम से ये दरख्वास्त है कि तमाम मसाइल बहुत अहम हैं, लेकिन किसी भी कौम के लिए तालीम सबसे अहम और बड़ा मसला है, और इस मसले पे आपको सोचना होगा। तालीम का जो निज़ाम आप नहीं दे पा रहे हैं, जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, इस मसले को आपको हल करना होगा कि हमारे यहाँ जो तालीम का मसला है, बाकायदा मसला है कि हमारे यहाँ तालीम पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, हमारे यहाँ तालीम के लिए वो बजट नहीं रखा जाता है, हमारे यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है कि जो स्कूल्स में इतना बाकायदा एक डिफरेंस पाया जाता है कि ये नीम सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, या जो एलीट के स्कूल हैं। कितने लोग हैं जिनके पास इतने पैसे होंगे, कितने वालिदैन जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे स्कूलों को? तो डेफिनेटली वो जो उन स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं जहाँ स्टैंडर्ड की तालीम होगी, जदीद दौर की तालीम होगी, वो बच्चे यकीनी तौर पर पीछे रह जाते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से ये आज गुजारिश है कि तमाम लोग इस इशू पर बाकायदा तवज्जो दें। ये एक इशू नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू कह दो तो गलत नहीं होगा। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल पर। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।